स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में कुछ हम लोग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे और अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर का शियर स्ट्रेस डेरिवेशन देखेंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होता है, जैसे ट्रायंगुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है। उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो आपके बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आर के बंसल क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का है। ए टिम्बर बीम 100 mm वाइड एंड 150 mm डीप सपोर्ट्स ए यूडीएल। ठीक है, एक यूडीएल जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है वो सपोर्ट करता है और टिम्बर का डायमेंशन दिया हुआ है 100 mm बीट है और डेप्थ कितना है 150 mm। ठीक है, इस तरह से। और इसका जो स्पैन है 2 मीटर का, सिंपली सपोर्टेड है, स्पैन है 2 मीटर। इस पर यूडीएल लग रहा है, जिसका इंटेंसिटी पता नहीं है। ये इंटेंसिटी आपको निकालना है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर बोले या न्यूटन पर एमएम बोले, दोनों का यूनिट सेम होता है। उसके बाद आते हैं, इफ द सेफ स्ट्रेसेस आर 28 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन बेंडिंग, यानी कि बेंडिंग में सेफ स्ट्रेस यानी मैक्सिमम स्ट्रेस एक तरह से ले सकता है सेफली, वो 28 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। और 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन शियर, यानी टाउ मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसको सेफली वो ले सकता है। जैसे कि 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अगर 28 को सह सकता है तो 20 को सहेगा ही, 18 को सहेगा ही, 12 को सहेगा ही। लेकिन वो कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है जिसको सेफली वो बियर कर सकता है, इसलिए इसको सेफ स्ट्रेस बोला गया। ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू इनडायरेक्टली दिया हुआ है और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन में आपको सिग्मा इस तरह से मैक्स का वैल्यू 28 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और टाउ मैक्स का वैल्यू कितना 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ है। कैलकुलेट द सेफ इंटेंसिटी ऑफ द लोड विच कैन बी सपोर्टेड बाय द बीम, यानी कि इस दोनों के करस्पॉन्डिंग कितना W का वैल्यू होगा, इस W के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब W का वैल्यू इससे आप कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर पे जाए, M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई, उससे भी एक W का वैल्यू आएगा। और शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर से जाए, FA/Y/IB मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो उसको इक्वेट करें तो उससे भी एक W का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग तो नहीं लगेगा, बीम एक ही है, W का वैल्यू जो हम लोग को बताना है आंसर वो भी एक ही होगा, तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग वो W का वैल्यू बताएं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग W का वैल्यू निकालते हैं, जैसे M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई। ठीक है, तो इस केस में आप लोग को भी पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टाइम का वैल्यू कितना लेंगे, WL²/8, WL का वैल्यू 2000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 और I का वैल्यू BD³/12 100 इंटू D 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद सिग्मा मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 28 डिवाइडेड बाय Y का वैल्यू, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से वो अपर मोस्ट फाइबर जिस पे कि स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का अगर डायग्राम हम लोग देखते थे कैसे कितना आता था, बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम इस तरह से देखते थे तो इस तरह का वेरिएशन, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से अपर मोस्ट फाइबर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जिसका वैल्यू 28 दिया हुआ है, यानी Y का वैल्यू कितना हो जाएगा D/2 यानी 150/2 75 सिंपली। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और W का वैल्यू निकालें, चूंकि सब न्यूटन और mm में है तो W का वैल्यू आएगा 21 न्यूटन पर mm। ठीक है, ये वैल्यू आ गया किसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस के क्राइटेरिया से हम लोग रेट ऑफ लोडिंग यानी W का वैल्यू निकाल के रखे। अब आते हैं शियर स्ट्रेस के क्राइटेरिया से कितना W का वैल्यू आता है। शियर स्ट्रेस के क्राइटेरिया से जब निकालेंगे आप लोग देखें, शियर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्स रेक्टेंगुलर सेक्शन है, टाउ मैक्स का वैल्यू कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, स्लोप वहीं पे 0 होता है। ऐसा कहना बिल्कुल सब जगह सही नहीं होगा कि न्यूट्रल एक्सिस पे ही शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। ट्रायंगल वाले केस में या ट्रेपेजियम वाले केस में अलग हो सकता है, वो देखेंगे डेरिवेशन से। ये कहना एग्जैक्ट सही होगा जहाँ पे स्लोप 0 होगा, बेंडिंग स्ट्रेस का पैराबोला जो वेरिएशन है वो स्लोप, जैसे इसका बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम देखें वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा कम गया। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये थीटा का जो वैल्यू है वो कमते जाएगा और किस पॉइंट पे स्लोप यानी थीटा का वैल्यू फ्लैट हो जाएगा, कर्व एकदम फ्लैट किस पॉइंट पे है, एट द D/2 यानी न्यूट्रल एक्सिस भी D/2 पे है और स्लोप भी कहाँ पे फ्लैट हो रहा है, D/2 पे, यानी D/2 पे जाके शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम। यानी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जहाँ पे D
टाउ बाई डी वाई, यानी शियर स्ट्रेस का स्लोप जहाँ पे ज़ीरो होता है वहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये एग्जैक्ट आपका एनालिसिस है, ये एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे सभी जगह पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा ये कहना सही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है। देखिए ये बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन था जो कि लीनियर था, और ये शियर स्ट्रेस का वेरिएशन जो कि पैराबोलिक है, चूँकि इसका इक्वेशन जो आता है वो पैराबोला में आता है। ये वाला इक्वेशन जो लिखेंगे एफ ए वाई बार बाय आई बी, ठीक है। अब F कौन सा, जैसे इसमें हम लोग जैसे बेंडिंग मोमेंट का क्राइटेरिया से M मैक्सिमम लिए थे, और M मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट पे, पता है आप लोगों को, अगर ये L है ये WL²/8। सिमिलरली अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए F का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और शियर स्ट्रेस का अगर शियर फोर्स का डायग्राम देखें तो क्रिटिकल सेक्शन यानी कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे होता है, सपोर्ट पे, आइदर ये सपोर्ट या फिर ये सपोर्ट। यानी F का जो वैल्यू लेंगे इस केस में ये वैल्यू कितना होगा, WL/2, ठीक है। अगर W ये पूरा रेट ऑफ लोडिंग है जो कि नहीं पता है, L ये स्पैन है, WL/2 F का वैल्यू हो जाएगा। W निकालना है, L 2000 डिवाइडेड बाय 2। एरिया कौन सा, एरिया अगर इसका देखें यहाँ पे किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा शियर स्ट्रेस, न्यूट्रल एक्सिस पे या फिर स्लोप जहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, यानी कि इस सेक्शन पे NA सेक्शन पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम। यानी NA के ऊपर जितना एरिया है उसको A बोला जाएगा। वहाँ पे NA के ऊपर कितना एरिया है, 100 × 75, 100 × 75। और वाई बार यानी कि इस एरिया का, इस हैच्ड पोर्शन का CG फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, अगर ये 75 है तो 75 डिवाइडेड बाय 2, वो वैल्यू कितना आता है आप देख लेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 2 ए वाई बार हो गया। अब आते हैं आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सेक्शन का यहाँ पे जो आई ले रहा था सेम हो जाएगा BD³/12, 100 × D कितना है 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू B, जिस सेक्शन पे यानी न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं उस पॉइंट का विड्थ तो थ्रू आउट द डेप्थ सेम ही है, यानी 100 mm ही होगा। और इस साइड टाउ मैक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना सपोर्ट कर सकता है, वो 2, ठीक है। अब इसको आप लोग अगर कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके W का वैल्यू अगर निकालें तो W का वैल्यू आप लोग रीचेक करें, ये आता है 20 Nm, ठीक है। 20 Nm शियर स्ट्रेस के क्राइटेरिया से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के क्राइटेरिया से आया, बेंडिंग स्ट्रेस के क्राइटेरिया से कितना आया, 21 Nm। तो किस रेट ऑफ लोडिंग को यहाँ प्रोनाउंस किया जाएगा कि वो सेफली लोड बियर कर सकता है, ठीक है। अगर 20 के हिसाब से इसको बता दे, 20 न्यूटन पर mm या किलो न्यूटन पर मीटर, दोनों एक ही यूनिट होगा। अगर इसको किलो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग होगा, और mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग होगा ऊपर, यानी 1000 कट जाएगा, यूनिट सेम हो जाएगा। न्यूटन पर mm बोले या किलो न्यूटन पर मीटर बोले, दोनों सेम ही बात है। अब आगे आते हैं, अगर इसके हिसाब से दो वैल्यू आया W का, अब किस वैल्यू को बोला जाए, आंसर किस वैल्यू को बोला जाए कि किस W को सपोर्ट कर सकता है सेफली। अगर 20 हम लोग बोल देंगे कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर या 20 न्यूटन पर mm सपोर्ट कर सकता है, तो 20 के हिसाब से जो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड करेगा वो कितना प्रोड्यूस्ड करेगा, 28 न्यूटन पर mm²। लेकिन 21 के हिसाब से शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस करेगा वो शियर स्ट्रेस 2 से कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 20 न्यूटन पर mm² के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर रेट ऑफ लोडिंग 20 न्यूटन पर mm है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो शियर स्ट्रेस आएगा, मैक्सिमम जो बर्दाश्त कर सकता है बीम, वो 2 न्यूटन पर mm² है, ठीक है। लेकिन अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस का वैल्यू देखे तो कुछ ज़्यादा आ जाएगा, 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा शियर स्ट्रेस बर्दाश्त तो नहीं कर सकता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना बर्दाश्त कर सकता है, 2 न्यूटन पर mm², ठीक है। अगर इस लोड को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, आंसर बताते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस तो आराम से बर्दाश्त कर लेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही है ये, लेकिन शियर स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो शियर स्ट्रेस निकलेगा वो 2 से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस लोड को हम लोग नहीं बोलेंगे कि सेफली बियर कर सकता है। अगर 20 के हिसाब से हम लोग बोले रेट ऑफ लोडिंग सेफ है तो ये सही होगा। क्यों सही होगा, समझिए कि 20 के कॉरस्पॉन्डिंग जो शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 2 न्यूटन पर mm², उसी से आया है ये W का वैल्यू।
ठीक है। और 20 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर 20 रेट ऑफ लोडिंग लगा के उसके हिसाब से अगर बेंडिंग में ये W का वैल्यू 20 रखे और शियर ये बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकालें तो कुछ ना कुछ 28 से कम ही आएगा। मैक्सिमम 28 बर्दाश्त कर सकता था और 28 से अगर कम आया वैल्यू मैक्सिमम स्ट्रेस का, स्ट्रेस जो अप्लाइड होगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 20 न्यूटन पर एमएम का लोड हम लोग रेट ऑफ लोडिंग अप्लाइड करते हैं तो वो शियर में भी सेफ है वो लोड और बेंडिंग में भी सेफ है। ठीक है, कोई भी, कहने का मतलब क्या है, कोई भी दोनों में से लोड लगाएं, दोनों लोड में से ना बेंडिंग के लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करना चाहिए ना ही शियर के लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, वही हो रहा था। अगर 20 को रेट ऑफ लोडिंग अप्लाइड कर रहे थे तो बेंडिंग को तो मैच कर जा रहा था लेकिन शियर को क्रॉस कर जा रहा था। सिमिलरली अगर ये लगा रहे थे 20 न्यूटन पर एमएम लगा रहे थे तो बेंडिंग में सेफ था और शियर में भी सेफ था, इसको क्रॉस नहीं कर, एग्जैक्ट मैच कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है और इससे कम ही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेफ लोड बोलेंगे रेट ऑफ लोड इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर एमएम। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, इसको आप लोग समझे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब आते हैं एक स्पेशल सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है। अभी तक हम लोग रेक्टेंगल पे फोकस थे, आई सेक्शन देखे, टी सेक्शन भी आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, ये एक सर्कुलर सेक्शन है, इसमें वेरिएशन देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक स्ट्रिप कंसीडर किए हैं, इस सर्कल का रेडियस r है, एक स्ट्रिप कंसीडर किए हैं सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ y जिसका कि थिकनेस dy है। ठीक है, तो इसका विड्थ ऑफ द ये स्ट्रिप कितना हो जाएगा, ये विड्थ अगर ये r है, ये रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, विड्थ ऑफ स्ट्रिप इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट r² माइनस y²। ठीक है, अगर एरिया बोला जाए, एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल्स टू, ये थिकनेस से अगर विड्थ इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 इंटू r² माइनस y² इंटू dy, ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ द एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है NA, इस स्ट्रिप का भी कुछ नाम ले लेते हैं EF। मोमेंट ऑफ द एरिया, मोमेंट ऑफ द एरिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a इंटू वाई बार अगर बोला जाए, a इंटू वाई बोला जाए तो 2y r² y² dy। एक तरह से ये क्या है आप समझिए कि इस छोटे से स्ट्रिप का ए वाई बार है, एक तरह से ए वाई बार बोलिए, चूँकि ये स्ट्रिप का ये सी जी और वाई दोनों एक ही चीज़ है इसलिए वाई लिख रहे हैं। तो उस स्मॉल स्ट्रिप का क्या है, मोमेंट है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर इसके ऊपर कितना शियर स्ट्रेस, अगर हम लोग शियर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला पे जाए उसमें कहीं ना कहीं ए वाई बार वाला टर्म आता है, एफ ए वाई बार बटे आई बी। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस कैसे हम लोग इस पॉइंट पे जाएंगे इसको समझिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे ये सैडेड एरिया है, अगर इस छोटे से स्ट्रिप EF पॉइंट पे अगर शियर स्ट्रेस निकालने बोला जाए, टाउ निकालने बोला जाए, तो इसके ऊपर जितना सैडेड एरिया है उसका मोमेंट लेना पड़ेगा ए वाई बार, यानी इस स्मॉल स्ट्रिप का मोमेंट अगर ये है तो इसके ऊपर वाले एरिया का मोमेंट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इस चीज़ को कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम y टू r, ये डिस्टेंस कितना है y और ये डिस्टेंस कितना है, लिमिट y टू r। ठीक है, मोमेंट ऑफ होल सैडेड एरिया अबव कौन सा एक्सिस है, EF एक्सिस के ऊपर जितना भी होल सैडेड एरिया है उसका अगर मोमेंट ले तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम y टू r, 2y r² इंटू dy। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिखें ऐसे, इसका भी एक मीनिंग है। -2y है डिफरेंशियल किसका, r² अंडर रूट r² माइनस, चूँकि -2y इज
डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करें अगर 0 to r तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अगर इंटीग्रेट करें तो +1 तो ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 से नीचे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम y to r। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आप लोग लिखिए इतना पहले, होल साइडेड एरिया का मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस यानी कि ए वाई बार अगर बोला जाए तो कितना आया था, ए वाई बार माइनस था आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 + 1 यानी कि 3/2, नीचे डिवाइड हुआ था 3/2, यहाँ पे लिमिट हम लोग पुट किए थे y to r। ठीक है, अब 2/3 माइनस 2/3 ये आ जाएगा बाहर। अब लिमिट जैसे पुट करें हम लोग आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये टर्म तो हो गया आपका कितना, 0 माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि इतना आया होल साइडेड पोर्शन का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इसको पुट करें जैसे कि हम लोग ये फाइनली निकाल क्यों रहे थे, क्योंकि अगर इस स्ट्रिप पे शियर स्ट्रेस पूछा जाएगा तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या, एफ ए वाई बार बटे आई बी। हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस ई एफ सेक्शन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू कैसे निकाला जाए उसके लिए। ठीक है, तो ए वाई बार इस स्मॉल स्ट्रिप पे कितना लिखना होगा, इतना जो हम लोग डिराइव करके लाएं, और मानते हैं कोई शियर स्ट्रेस एफ लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं शियर स्ट्रेस ऑन स्ट्रिप या फिर और सेक्शन, किस सेक्शन पे, ई एफ सेक्शन पे, यानी शियर स्ट्रेस ई एफ सेक्शन पे कितना हो जाएगा, एफ ए वाई बार, यानी ए वाई बार की जगह कितना लिखेंगे, 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। एफ ए वाई बार वाला टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय आई बी। आई रहने देते हैं अभी, बाद में पुट करेंगे आई का वैल्यू जो सर्कुलर सेक्शन को होता है, π/64 इंटू d4, आर में कन्वर्ट करके डी को लिख लेंगे। उसके बाद बी कौन सा, जिस सेक्शन पे यानी जिस स्ट्रिप पे शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसका विड्थ, और उसका विड्थ हम लोग शुरू में ही कितना ले चुके थे, 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना ले लिए थे। इसको अंडर रूट को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1/2। ठीक है, अब आते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 2 से ही कट ही जाएगा, इसको 3 नीचे रहने देते, 3i आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ये ऐड होके 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों लिखें ऐसे, ताकि नीचे वाला टर्म कट जाए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब ये टर्म कट गया। फाइनली क्या बचता है आपके पास, f/3i मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बचता है, आप लोग इसको नोट करिए। अब आते हैं शियर स्ट्रेस कितना निकल चुका था, f/3i आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना निकल चुका था। अब आई का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे आई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/64 इंटू d4 ये लिख सकते हैं। d को r के टर्म में अगर लिखे तो π/64 r/2r लिख सकते हैं इसको, सॉरी 2r टू द पावर 4, π/64 16 इंटू r टू द पावर 4, यानी π/4 r की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। अब आते हैं इस i के वैल्यू को पुट करते हैं इसमें शियर स्ट्रेस वाले टर्म में, f/3 इंटू π/4, 4 अगर ऊपर चला गया, r पर 4 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन आता है शियर स्ट्रेस का। y का वैल्यू जहाँ y वेरिएबल है, y का वैल्यू कुछ भी पुट करे तो स्ट्रेस का आपको वैल्यू दे देगा। ये जनरल इक्वेशन सर्कुलर सेक्शन में आता है। अगर y का वैल्यू मान लीजिए r पुट करते हैं, मैक्सिमम लिमिट कितना है r, मिनिमम लिमिट कितना है 0। अगर y का वैल्यू r पुट करते हैं यानी कि एट द अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ द सर्कुलर बार, यानी अपर मोस्ट सेक्शन y का वैल्यू जब r पुट करे तो यहाँ पे आप देखिए एक्सप्रेशन, जब r पुट करेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये टर्म ही 0 हो जाएगा। 0 से किसी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0, यानी शियर स्ट्रेस एट द टॉप ऑफ द सेक्शन, इसको कुछ भी मानिए a मानिए, अगर इसको सेंटर को o मानिए, शियर स्ट्रेस एट a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चूँकि y इक्वल्स टू r अगर पुट करें तो शियर स्ट्रेस 4f/3 पाई r4 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, होल टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी इस सेक्शन पे हम लोग सर्कुलर रेक्टेंगल भी था तो अपर मोस्ट फाइबर पे शियर स्ट्रेस क्या होता था 0। अब आते हैं इस तरह से y का वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हैं इन बिटवीन द सेंटर एंड द अपर मोस्ट फाइबर। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0, यानी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस वैल्यू, यानी टाउ का वैल्यू अगर निकालें तो y का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, यहाँ से चूंकि y स्टार्ट ही हो रहा है तो y का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा 0 पुट करना पड़ेगा। यानी एक चीज़ क्लियर हुआ, y का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू उतना कम होता जाएगा, और y का वैल्यू जितना घटता जाएगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होते जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। y का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 0 फॉर टाउ मैक्स, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन से पता चला y का वैल्यू जितना कम होगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है तो y का वैल्यू जितना कम होगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू उतना मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है y का 0 हो सकता है। तो टाउ इसका शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसे अगर पुट करें तो 4f इंटू r स्क्वायर, चूँकि ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 पाई r4, ठीक है। अगर r स्क्वायर इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर लिख सकते हैं, एक टर्म गया, तो पाई r स्क्वायर को एरिया लिख सकते हैं 4f3 डिवाइडेड बाई 3 पाई r स्क्वायर, यानी कि एरिया किसका, सर्कुलर सेक्शन का, पाई r स्क्वायर यानी सर्कुलर सेक्शन का। अब देखिए आप लोग f बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया, यानी कि एक सिंपल एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने अगर बोला जाए तो अप्लाइड शियर फोर्स इनटू होल एरिया अगर कर देते हैं तो ये किसका फॉर्मूला आता है, एवरेज शियर स्ट्रेस का, F/A, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाउ एवरेज। और 4/3 अगर आप लोग इसको देखें कैलकुलेट करके तो 4/3 कितना वैल्यू आता है, 4 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आता है 1.33, यानी 1.33 इंटू टाउ एवरेज, ये होता है कौन सा, टाउ मैक्सिमम। मैक्सिमम निकाल रहे थे, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस में, सर्कुलर सेक्शन में। सर्कुलर सेक्शन में भी न्यूट्रल एक्सिस पे ही लाई किया बाय लक, ठीक है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू 1.33 इंटू टाउ एवरेज। अब देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन में 1.5 इंटू टाउ एवरेज करते थे, और यहाँ पे सर्कुलर, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत बार, ठीक है। आपके जो सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशन उसमें भी पूछा जाएगा, तो इसको एज अ मेमोरी याद कर लीजिएगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सर्कुलर सेक्शन में 1.33 या कई बार ऑप्शन 4/3 के टर्म में भी आएगा, ठीक है, इंटू टाउ एवरेज, ये होता है। अब देखेंगे हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है। एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिसका कि विड्थ, जो बॉटम जो विड्थ है वो b है और ओवरऑल हाइट h है, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन पहले बनाना है शियर स्ट्रेस का FA y बार बटे IB के टर्म में। उसके बाद उस जनरल इक्वेशन में y का वैल्यू, एक वेरिएबल है, y का वैल्यू जहाँ जहाँ हम लोग को जैसे न्यूट्रल एक्सिस पे चाहिए, चाहे किसी भी पॉइंट पे चाहिए, तो y का वैल्यू वो पुट करके हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग इंटरेस्टेड हैं एक जनरल इक्वेशन बनाने में, तो जनरल इक्वेशन बनाने के लिए एक हम लोग स्ट्रिप कंसिडर किए फ्रॉम द एपेक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द एपेक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग को AY बार का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे पिछले सर्कल में पड़ा था। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा वो पहले देखते हैं, ठीक है। इस सेक्शन पर EF, इसका जैसे नाम हम लोग देते हैं, इस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस जो होगा कितना हो जाएगा, FA बार बटे IB। तो एरिया इसका पहले ज़रूरत है, तो एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू ये वाला हाइट तो हम लोग कंसीडर किए हैं y, लेकिन ये वाला विड्थ जो है इसका बेस, ये सपोज B डैश है, अगर ये B है तो ये कितना कंसीडर किए हैं, B डैश। तो B डैश का हम लोग कैसे निकालेंगे, इस B और H के टर्म में देखते हैं। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं छोटे से ट्रायंगल में और बड़े से ट्रायंगल में, ठीक है।
ये बटे ये, यानी कि y डिवाइडेड बाय बी डैश इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय b। लिखते हैं y डिवाइडेड बाय बी डैश इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय b। तो हम लोग को क्या चाहिए, b डैश चाहिए, b डैश निकालने में इंटरेस्टेड है। b डैश इक्वल्स टू वाई बी डिवाइडेड बाय h। जहाँ जहाँ b डैश आएगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई बी डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब जैसे एरिया ऑफ द हम लोग को ट्रायंगल का कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा उसको निकालेंगे इस टर्म में। ठीक है, अब आते हैं शियर स्ट्रेस एट द सेक्शन ई एफ। शियर स्ट्रेस एट सेक्शन ई एफ। शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। ठीक है, एफ यानी शियर फोर्स को एफ कंसीडर करते हैं, एरिया 1/2 बी डैश क्या लिख सकते हैं, वाई बी डिवाइडेड बाय एच इंटू वाई, ये एरिया हो गया। अब वाई बार किसका वाई बार, इस सेक्शन का सी जी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यही होता है वाई बार। ठीक है, हम लोग जितना भी अभी शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर में इस वाई बार का मीनिंग क्या है, वाई बार का मीनिंग क्या है, जिस सेक्शन पे हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसके ऊपर वाले एरिया का सी जी, यानी कि जैसे कि ये अगर वाई है तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2, जैसे ट्रायंगल का सी जी बेस से कितने पे लाई करता है h/3, अगर इसके लिए एच वाई है तो y/3 फ्रॉम द बेस, अगर टॉप से बात करें तो 2y/3। ठीक है, ये डिस्टेंस तो कहाँ से हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये डिस्टेंस निकालने में इंटरेस्टेड है, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से इसका सी जी वाला डिस्टेंस, ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस पता है 2h/3, इस 2h/3 में ये डिस्टेंस अगर घटा दे 2y/3 तो कौन सा डिस्टेंस पता चलेगा, ये वाला डिस्टेंस, वही y बार है। यानी कि ये न्यूट्रल एक्सिस से एपेक्स का दूरी 2h/3 है, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सी जी फ्रॉम द एपेक्स अगर ये h है तो 2h/3, छोटा सा ट्रायंगल का सी जी फ्रॉम द एपेक्स 2y/3, अगर ये y है तो इस दोनों का डिस्टेंस कैसे निकल सकता है, सिंपल सा बात है। तो इसको लिखते हैं y बार को 2h/3 माइनस 2y/3, ये y बार का काम खत्म। अब आई किसका, होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा चैप्टर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ट्रायंगल का क्या होता था, bh/36, अगर बेस के अबाउट बोला जाए तो bh/12। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट यहाँ पे आई जो लेते हैं हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एक्स डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन, तो bh³ यानी bh³ डिवाइडेड बाय 36। अब यहाँ पे b किसको लेना है, b जिस सेक्शन पर हम लोग स्ट्रेस निकाल रहे हैं उस पॉइंट का विड्थ कितना है, b डैश है, और b डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इंटू बी डिवाइडेड बाय h। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई आप लोग करेंगे तो ये वाला टर्म तो सीधा कट जाएगा ऐसे। ठीक है, और 2/3 अगर कॉमन लें इससे fy/2 यहाँ पे जैसे बचा, और 2/3 जैसे कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बचा, h-y डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था bh³ डिवाइडेड बाय 36, ये 2 कट गया। इसको और सिंपल तरीके में लिखते हैं fy h-y 36 जैसे ऊपर गया और 3 नीचे आया। ठीक है, तो इसको और सिंपल वे में लिख सकते हैं 12fy h-y। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी bh³ छूट रहा है, bh³ यहाँ पे जो टर्म था 36 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 12 कटा ऐसे, तो यहाँ पे bh³ एक जनरल इक्वेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। अब y का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए, क्या शियर स्ट्रेस ट्रायंगुलर सेक्शन में h-y डिवाइडेड बाय bh³, एक जनरल इक्वेशन आया। ठीक है, जहाँ पे y वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, अब वो किस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं खुद डिसाइड करिए। ठीक है, कोई वैल्यू है तो h का वैल्यू y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या अगर एक स्टैंडर्ड फार्मूला चाहिए, जैसे पूछा जाता है आप लोग को फार्मूला कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू। ठीक है,
न्यूट्रल एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं आता है, वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्लोप 0 होगा, उस पॉइंट को भी देखेंगे। पहले आते हैं कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू न्यूट्रल एट द न्यूट्रल एक्सिस, यानी शियर स्ट्रेस का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस पे y का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 2h/3। ये y का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस ये है, कितना पुट करना पड़ेगा, 2h/3 पुट करिए उस इक्वेशन में। 12f y का वैल्यू 2h/3, अगेन h माइनस 2h/3 डिवाइडेड बाय bh³। इसको आप लोग सॉल्व करें अगर, थ्री एच माइनस 2h सिंपली h/3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या बचा, bh³। इसको आप लोग अगर सॉल्व करें 4/3, ये h² है, यहाँ पे h³ है, कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा 4/3 2 डिवाइडेड बाय bh, ये बचेगा। आप लोग भी सॉल्व करके देखें। अच्छा f भी है यहाँ पे f। अब देखिए जैसे 2 को हम लोग नीचे ले जाते हैं, 2 को यहाँ नहीं रख के 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ये ट्यूब फिर ऊपर चल जाएगा। तो 1/2 b इंटू एच, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है कि नहीं है, ये पूरे ट्रायंगल का 1/2 b इंटू एच, इसको एरिया लिख सकते हैं इस टर्म को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4/3 f डिवाइडेड बाय एरिया। अगेन f डिवाइडेड बाय एरिया एवरेज स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल में अगर एवरेज स्ट्रेस पूछा जाए तो कितना होगा, f/a, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इंटू एवरेज स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4/3। 4/3 को अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.33 इंटू एवरेज स्ट्रेस। यानी न्यूट्रल एक्सिस पे कोई ट्रायंगल सेक्शन में पूछेगा कि कितना होता है एवरेज स्ट्रेस के टर्म में अगर पूछा जाए तो 1.33 इंटू एवरेज स्ट्रेस, वही वैल्यू होता है न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। अब ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप वहाँ पे शियर स्ट्रेस का स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका स्लोप का वेरिएशन देखेंगे हम लोग तो इसका स्लोप का वेरिएशन कैसा होता है, इस तरह से कहीं ना कहीं होता है। तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो 1.33 इंटू एवरेज है। अभी मैक्सिमम किसी और पॉइंट पे जहाँ पे स्लोप फ्लैट हो जाएगा, स्लोप देख रहे हैं आप लोग, फ्लैट हो जाएगा। अब उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे उसको समझिएगा बारीकी से, ठीक है। अब आते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ट्रायंगुलर सेक्शन में कहाँ पे होगा। अब शियर स्ट्रेस का पहले जनरल इक्वेशन हम लोग निकाले थे, वो क्या था, 12Fy h माइनस y डिवाइडेड बाय bh³, यही था, ठीक है। और ये कैसा है, पैराबोलिक वेरिएशन है, चूँकि ये y² के टर्म में कहीं ना कहीं y इंटू वाई अगर देखें तो y² के टर्म में आएगा, ठीक है। अब ये बात क्लियर है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होने के लिए जो फ्लैट कर्व होना चाहिए, यानी कि स्लोप का वैल्यू d/dy, अगर y के साथ स्लोप का वेरिएशन देखे, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखे, तो वो वहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लैट, यानी 0 होना चाहिए। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y अगर स्लोप का वैल्यू देखे तो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी d/dy, यानी कि इसका वैल्यू dy के साथ अगर देखें 12Fy h माइनस वाई डिवाइडेड बाय bh³, इसका वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं 12F hy माइनस y² डिवाइडेड बाय bh³ इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अगर देखें तो 12, इसका ये हो जाएगा h माइनस 2y डिवाइडेड बाई bh³ इक्वल्स टू 0। अगर इस साइड भेजते हैं इसको तो bh³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा है, 12f है, 12f h माइनस 2y डिवाइडेड बाई bh³ इक्वल्स टू 0। तो 12f h माइनस 2y इक्वल्स टू, अगर इसको इधर भेजे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0, यानी 12f h माइनस
12F इंटू 2y इक्वल्स टू 0, माइनस वाले पार्ट को अगर उधर भेजे 12FH इक्वल्स टू 12F इंटू 2y, ठीक है, ये कटेगा 12FH इक्वल्स टू 2y, यानी कि y का वैल्यू अगर h/2 होगा तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू, स्लोप 0 होगा और शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम होगा, यानी एट द रेट ऑफ एट द y इक्वल्स टू h/2 शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में y का वैल्यू कितना पुट करिए, h/2, और देखिए शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। अब इसको पुट करके हम लोग देखते हैं, आप लोग लिख लें इसको। देखते हैं, फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पुट y इक्वल्स टू h/2, 12F y इक्वल्स टू h/2 डिवाइडेड बाय BH³, ठीक है। सिंपली टू एच माइनस एच, सिंपली h/2 हो जाएगा इतना, 12FH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4BH³, इतना आया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 ये 3 से कटेगा, अगर यहाँ पे 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करें और h स्क्वायर इससे कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, 3F डिवाइडेड बाय 2 को आगे लेते हैं ऊपर वाला, b इंटू एच, नीचे सिर्फ 2 बचा, ये दोनों यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए थे। अब इसलिए किए इसको ताकि ये ट्रायंगल का एरिया आ जाए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई b इंटू एच, ठीक है। इसको एरिया लिख सकते हैं 3/2F इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और F/A को अगेन फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवरेज शियर स्ट्रेस, 3/2 इंटू टाउ एवरेज, यानी 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। ये बात अब एक ऑब्जेक्टिव बन के आता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ट्रायंगुलर सेक्शन में कितना होता है, 1.5 इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ, इसको एकदम मेमोराइज कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव एज इट इज़ पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर न्यूट्रल एक्सिस पे ट्रायंगुलर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस पे पूछा जाए तो 1.33 यानी कि 4/3 सिंपली इंटू टाउ एवरेज, ये न्यूट्रल एक्सिस पे है। देखिए ट्रायंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है, एट द कि ये किस वैल्यू पे हुआ है, एट द रेट ऑफ y इक्वल्स टू h/2, यानी कि मिड सेक्शन पर जाके वो मैक्सिमम हुआ है, ठीक है। इस तरह से जितने भी आपका ज्योमेट्रिकल फिगर थे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए इस यूनिट में के। अब आते हैं आज के असाइनमेंट पे। 2 असाइनमेंट है, एक ट्रायंगुलर सेक्शन का, एक सर्कुलर सेक्शन का, जैसा भी बताया मैंने। क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 50 किलोन्यूटन, ठीक है। आपका वैल्यू दिया हुआ, द बेस विड्थ ऑफ द सेक्शन इज 200 mm एंड द हाइट इज 150 mm, ठीक है। द बीम इज प्लेस्ड विथ इट्स बेस हॉरिजॉन्टल। सिंपल सा, इस लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये बेस इसका हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, कन्फ्यूज़न नहीं हो, कोई ट्रायंगल को ऐसे नहीं मान ले, ठीक है, या किसी और इंक्लिनेशन पे नहीं मान ले, इसलिए हॉरिजॉन्टल ये बताया, यानी कि जो 150 mm वाला पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल है, ये 200 mm वाला पार्ट वर्टिकल है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये दोनों निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए सर्कुलर बीम ऑफ 100 mm डायमीटर, डाया दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 10 किलोन्यूटन, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि एक जनरलाइज जो शियर स्ट्रेस का जो इक्वेशन बताया था उसमें y का वैल्यू आप लोग पुट करिए 40 mm और तीनों क्वेश्चन बना के दिखाइए। थैंक यू।